हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आज आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स जो यूनिट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी तो कर ही रखी है आपने। अब आपका क्या काम है? आपका काम है कि जो आपने तैयारी करी है ना, उसको एग्जीक्यूट करने का। जो भी पढ़ा है उनको क्वेश्चंस की हेल्प से आपको है ना अपना को एक असिस्ट करना है कि हाँ सर इतना हमने पढ़ लिया है और इतना हमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन 3A से 2B कह रहे हो सर आप, है ना। द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज गिवन बाय डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विद द एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो पहले मैं यहाँ आपको रेट लिखना सिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, अगर यहाँ पे आपको रिएक्शन का रेट लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे? देखो, अगर रिएक्टेंट है बच्चों तो माइनस का साइन लगा देना और उसका कुछ कोफिशिएंट है तो उसे डिवाइड कर देना। देन चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, एक ही कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रिएक्शन का रेट कभी भी, है ना, डिफरेंट दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो, आप प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाना, जो कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर लेना और B की कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है? आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। वहीं अगर आपसे बात करी जाए रिएक्टेंट क्या है बच्चों? रिएक्टेंट ख़त्म होता है, दिखना बंद हो जाता है, तो रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है, किसके लिए? ए के लिए, तो किस तरीके से लिखोगे देखना। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। कुछ नहीं मतलब ये थोड़ी है कि लिखोगे ही नहीं, कोफिशिएंट से डिवाइड मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना, अपीयरेंस कह दें या फॉर्मेशन कह दें, ठीक है, तो वो बात हो रही होगी प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? B। तो सिंपली आप प्लस साइन लगा के उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा। बताओ, ये सारी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व करो। देखो, 3A से 2B दिया ही हुआ है, ठीक है। अब आपको करेक्ट रिलेशन बताना है एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विद द एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो ये बेटा एवरेज रेट ही तो है, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है? ये एवरेज रेट ही है सर। तो क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ध्यान से देखना आप। B की कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 को उधर भेज देना तो -2/3, ठीक है। A की कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो -2/3, है ना, -2/3 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। तो ये C ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, अपॉन करके लिख रखा है, इसी फॉर्म में है वो। बताओ, बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2023 नीट एग्जाम में आया हुआ, देख लो आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ। अच्छा, रेट लॉ होता क्या है बेटा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है आपका, ए से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ए एक रिएक्टेंट है और उससे फिर क्या मिल रहे हैं? प्रोडक्ट्स। तो रेट लॉ कहता है कि इस रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेज टू सम पावर, ठीक है। फिर आप कांस्टेंट हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे, तो इस प्रकार ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। वेयर के क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो के होता है उसी को आप कहते हो रेट कांस्टेंट, और जो एन होता है, एन कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई, है ना, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 होंगे तो दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में
कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम क्या कहलाता है? आपका ऑर्डर। तो ध्यान से देखो, यहाँ तो ऑर्डर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2.5, लेकिन जब आप यहाँ देखोगे 1.5 माइनस हाफ तो 1, यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? 1। हमसे यही पूछा था, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ, ऑर्डर, रेट लॉ वगैरह समझ आया? नोट कर लो, ये भी बच्चों 2023 नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना, For a certain reaction, the rate is equal to K8 power 2B when the initial concentration of A is tripled। ये बेटा इनिशियल रेट मेथड कहलाता है। एक रेट तो आपके पास ये रहा, अब आप कंडीशंस जो दी हैं उनको अप्लाई करो। इनिशियल कंसेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया गया है, किसकी? ए की, तो 3A, और इसको अब पिछले वाले रेट की तरह बनाने की कोशिश करना। तो ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और A स्क्वायर और B। क्या बच्चों इतनी चीज़ पहले वाले रेट की तरह नहीं है सर? तो इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो, जो पुराना रेट है R, तो नया रेट पुराने रेट के 9 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 9। तो इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। देख लो आप। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, जो मतलब इनिशियल क्या है रेट लॉ वो लिखो, और जो चेंजेस हुए हैं उनको अप्लाई करने के बाद फिर पुराना रेट लॉ बनाने की कोशिश करो, ताकि आप पुराने से उसको क्या कर सको? सब्सटीट्यूट कर सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, ठीक है, और अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे चाहिए होती है। आ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, हो ही नहीं सकता। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है, जिसकी वजह से क्या हो सके? रिएक्शन हो सके। ठीक है, बिकॉज कोलिजन थ्योरी का कहना क्या है? Only the effective collisions between the reactant molecules can lead to product formation। मतलब सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन सकता, कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है। जैसे उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना, जो कोलिजन हो रहा है वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। दूसरा, एक एनर्जी बैरियर है जो हमेशा उन्हें क्रॉस करना पड़ता है, उसको आप बोलते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कितनी भी एनर्जी रही हो, बट कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है, जो जिसको वो अटेन करके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचते हैं, वही क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात गलत है बच्चों। अगर ऐसा होने लग गया ना तो सारे कोलिजन से फिर प्रोडक्ट बनने लगेगा। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो। तो अब पिछले कुछ टाइम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा प्रचलन में है, तो इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, आ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज़। तो अगर आप इसको समझोगे तो ध्यान से समझना, ये रही बेटा रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ठीक है, और मान लो ये रही आपके पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी, ये रही प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रही रिएक्टेंट्स की एनर्जी। यहाँ आप क्या प्लॉट कर रहे हो? एनर्जी कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हो? एनर्जी। और यहाँ पे आपके पास क्या है? ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आपके पास क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है रेट एक्टिवेशन एनर्जी? ये है बेटा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, दिख रहा है ना ये कलर, ठीक है। और बैकवर्ड के लिए ये रही एक्टिवेशन एनर्जी। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हो। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है सर प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं रिएक्शन के पास इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ठीक है, तो मतलब दोनों को बराबर एनर्जी लग रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल है,
ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। ठीक, ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की है, ये बैकवर्ड रिएक्शन की है। तो ये दोनों को वो क्या बता रहे हैं, इक्वल बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी रही होगी रिएक्टेंट्स की वो भी क्या रही होगी, सेम। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, वो कितना आ जाएगा, 0। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, 0। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। What is the activation energy for the reaction if its rate double when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, यही तो पूछ रहे हैं ये, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी अगर रेट डबल हो जाता है। तो आप एक इक्वेशन ध्यान रखना बच्चों, ln K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये क्या है आपके पास, ये वो फॉर्मूला है जब आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट दिया होगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी होगी। तो रेट बोल रहे हैं डबल हो गया, यानी कि पहले K1 K रहा होगा तो K2 2K हो गया। तो इनके अकॉर्डिंग ये लॉग है बेटा, क्योंकि उधर आपने बेस 10 पे कर ही रखा है। तो ये 2K और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे K आ जाएगा। यहाँ देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तो बतानी है 2.303 R की वैल्यू 8.314। ठीक है, और टेम्परेचर बच्चों पहले था 20, तो केल्विन में लगाना कितना आ जाएगा 293, और बाद में कितना हो गया 35, यानी कि 308। मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 15 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये तो log 2 हो गया, यहाँ से क्या हो गया log 2। और यहाँ देखो एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R की वैल्यू 8.314, और यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, 15 का चेंज डिवाइडेड बाय 293 इंटू 308। ठीक है कि नहीं, बताओ इधर तक दिख रहा है आप लोगों को या नहीं। यहीं रखा था सर, ले गए लग रहा है। ठीक है, आप ही ले गए लग रहा है, यहीं रखा था मैंने, यहीं रख दिया था। ठीक है, ठीक है, अब बताओ तो सॉल्व कर लो। log 2 की वैल्यू पता ही है आपको, दिख तो रहा है ना यहाँ तक का। ठीक है, log 2 की वैल्यू सर हमें पता है 0.3010 होती है, इनटू इसको सबको इधर ट्रांसफ़र करो 8.314। ठीक है, इंटू 293 इंटू 308 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 15। तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो 34.72 है ना, इसके अराउंड कुछ आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 34.728 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। इसको पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास, ये जूल में आएगा बट हमें आंसर किलो जूल में रिपोर्ट करना है। तो 34.7 किलो जूल पर मोल, ये जूल पर मोल में था, मतलब कैलकुलेशन रह गई है। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो भले ही देर से आंसर आएगा बट आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कंक्लूज़न क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है सर हमें। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या है रेट कांस्टेंट को रिलेट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ। तो अगर आप इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखते हो बच्चों, आर्हीनियस इक्वेशन होती है अपने पास जो है आर्हीनियस इक्वेशन रहती है। क्या होती है सर आर्हीनियस इक्वेशन? आर्हीनियस इक्वेशन होती है बेटा K = A
ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पे के रेट कांस्टेंट है, ए प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आपने दोनों साइड लॉग लिया, पावर आगे आएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ ग्राफ किसके बीच बनाना पड़ेगा आपको, ये रही बेटा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, ये रहा इंटरसेप्ट और ये रहा स्लोप। तो आपको ग्राफ किस में प्लॉट करना पड़ेगा, एल एन के वर्सेस 1 अपॉन टी, जिसका स्लोप होगा माइनस ई ए अपॉन आर और जिसका इंटरसेप्ट होगा एल एन ए। बताओ, तो यहाँ से आपको क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी पता लग जाएगी। तो एल एन के वर्सेज 1 अपॉन टी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, when initial concentration of the reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected। half life period क्या होता है बच्चों, half life period होता है जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। हाफ लाइफ पीरियड क्या टाइम कहा जाता है, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड बच्चों वो टाइम है, द टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है सर। तो अगर आप बात करोगे टी हाफ ज़ीरो ऑर्डर के लिए, है ना, ज़ीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला रहता है ए नॉट अपॉन 2k। वहीं अगर मैं बात करूं टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फॉर्मूला रहता है 0.693 अपॉन के। मतलब क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, कंक्लूजन ये निकला सर कि फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। देख लो आप, क्या कंसंट्रेशन का टर्म आ रहा है टी हाफ के फॉर्मूले में, सर नहीं आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ से एज अ कंक्लूजन ध्यान रखने हैं, जो आपको क्वेश्चंस करने में मदद रखेंगे। बाकी आंसर तो आ ही गया। अब रिएक्शन क्या रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन क्या रही होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रही होगी। बताओ बात क्लियर है या नहीं। 2015 का क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखना, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A to B is 0.6 into 10 to the power minus 3. If the concentration of A is 5 molar, then concentration of B after 20 minutes is। तो ध्यान से देखो, जो बेटा जनरल यूनिट होती है, जनरल यूनिट जो होती है रेट कांस्टेंट की, उसका फॉर्मूला होता है मोल 1 माइनस एन लीटर, n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इनको जब आप कंपेयर करते हो तो n की वैल्यू आपको यहाँ से 0 देखने को मिलेगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, वेयर n इज ऑर्डर, ऑर्डर है यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि सर जो यहाँ पे रिएक्शन का रेट है वो क्या है, मतलब रेट ऑर्डर क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो 20 मिनट बाद क्या कंसंट्रेशन रही होगी। तो पहले आप देखो ना यहाँ पे रेट क्या आएगा, रेट की वैल्यू क्या आएगी, रेट आ जाएगा सर के ए की पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो है वही रेट है 0.6 10 की पावर माइनस 3, ये रेट है बच्चों। और थ्योरेटिकली रेट होता क्या है, थ्योरेटिकली रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थ्योरेटिकली रेट क्या होता है, थ्योरेटिकली रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई 1 सेकंड में इतना चेंज आएगा कंसंट्रेशन में, तो बी की कंसंट्रेशन 20 मिनट बाद, तो पहले 1 सेकंड का चेंज देखो 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। उसके बाद आप देखो कंसंट्रेशन ए की कितनी है 5 मोलर, तो 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो ये भी 5 से 5 बनेगा। उसके बाद 20 मिनट बाद ये बात कह रहे हैं, बट हमें सेकंड में पता होता है। तो इन सबको आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा देखना ज़रा।
बताओ क्या आंसर बनेगा। फ़ोन भी अभी बंद होना था, कैलकुलेटर की हेल्प मिल जाती। चलो ऐसे ही कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20 इंटू 500, 6 इंटू 6 36, 3600 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3600, 10 की पावर -3। लालू प्रसाद लेफ्ट में पॉजिटिव, तो 3.60 मोलर ये आंसर होगा बच्चों। आंसर क्या होगा? 3.60। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो हमारे मुसाइल बाबू भी स्टार्ट हो गए, पता नहीं अंदर ही रखे हैंग हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.004 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 10 सेकेंड, ठीक है, एंड 0.03 मोल एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है, रेट दे रखा है आपको, हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑर्डर दिया तो है, मैं यही देख रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है या नहीं। तो बेटा जनरल फार्मूला जो होता है ना वो ये होता है 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। अब अगर इसको के लिए लिखते हो तो ये 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 इनिशियल मान लो ना, आप वो कभी भी हो, और फिर फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल इस बार हम 10 सेकंड वाले को मान लेंगे, है ना। हम यहाँ पे इनिशियल केस इस बार किसको मान लेंगे? इनिशियल केस हम मान लेंगे ये। तो इनिशियल केस के समय टाइम है बच्चों 10 सेकंड, और कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है? 0.04। फिर फाइनल टाइम जो है वो 20 सेकंड है, और इस टाइम बच्चों कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन गिवन है 0.03। लगा दो वैल्यू, के की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। टाइम कितना लग रहा है भाई? 10 यूनिट का टाइम लग रहा है 10 से 20 आने में। इनिशियल कितनी है वैल्यू? इनिशियल है 0.04 और फाइनल कितनी है? 0.03। लॉग 4 की वैल्यू पता है आपको, लॉग 3 की पता है, तो यहाँ से 2.303 अपॉन 10 लॉग 4 होता है बच्चों 0.6020 माइनस 0.4779। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना बन रहा है? 0.6020 माइनस 0.4779, तो ये आ रहा है सर 0.1241, ठीक है, इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ रहा है 0.0285, ठीक है। ये आ रही है के की वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी सेकंड इनवर्स। अब टी हाफ का फॉर्मूला आपको पता है 0.693 अपॉन के की वैल्यू लगा दो 0.693 और डिवाइडेड बाय 0.0285, ठीक है। 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0285, तो ये बेटा 24.31 है ना, 24 के आसपास आ रहा है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखना, द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बेटा कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, बाकी उसकी थर्मोडायनेमिक्स में कोई चेंज नहीं करता है। एंट्रोपी अनअफेक्टेड रहती है, एंथैल्पी अनअफेक्टेड रहती है, इंटरनल एनर्जी अनअफेक्टेड रहती है। वो तो बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज़्यादा कर सकता है, तभी तो रिएक्शन का रेट ऑल्टर हो पाएगा, बस इसी वजह से। ऑलरेडी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उन्हीं में कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है। जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है वो कहाँ से बताओ कैटेलाइज हो पाएगी। द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ बिकॉज, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जो है मतलब क्या बोलते हैं, डिकम्पोज होने के लिए मेटल के सरफेस पे आके वो बैठते हैं। उसके बाद एक बार जब सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाता है गैसेस से, तो फिर रिएक्शन का रेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, ठीक है कि नहीं। एक बार सरफेस कवर हो गया उसके बाद फिर अब रेट क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, बट स्टार्टिंग में तो यही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना,
मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको स्लोएस्ट स्टेप पकड़ना होता है। स्लो स्टेप जो होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना रिएक्शन का, वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन का रेट कैसे चल रहा है। तो यहाँ से रेट लॉ के हिसाब से x की पावर 1 और y2 की पावर 1, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोएस्ट स्टेप के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जब रेट लॉ लिखते हैं तो उनकी पावर्स में चला जाता है। बट यहाँ पे ना x इंटरमीडिएट है, तो फास्ट स्टेप के लिए हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखो तो यहाँ पे, तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा प्रोडक्ट यानी कि x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट x2। अब मुझे यहाँ से सब्सटीट्यूट करनी है x की वैल्यू, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है, पहले भी अपीयर हो चुका था। तो ये कितना आएगा, ये आएगा के इक्विलिब्रियम x2 और पूरे की पावर हाफ, पूरे की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था, स्क्वायर लगा था। अब आगे देखो, आप इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करो, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या है सब्सटीट्यूट कर दो, तो रेट यहाँ से क्या आएगा, देखना रेट विल बी इक्वल टू के, और x की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो के इक्विलिब्रियम x2 की कंसंट्रेशन पूरे की पावर हाफ और y2, यही तो लिख रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों मिला के तो नए रेट कांस्टेंट मिल बन जाएगा के डैश, ये हो जाएगा x2 की पावर हाफ और y2 की पावर 1। तो पावर्स को अब आप ऐड कर दो, तो पावर्स को ऐड करोगे तो यहाँ से ऑर्डर आएगा हाफ प्लस 1 यानी कि 1.5। ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, 1.5, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का क्वेश्चन। मैकेनिज्म होता है, क्लास में कराया भी जाता है, ठीक है। और बच्चे यही नहीं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस भी इसके करवाए जाते हैं, बट ये वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है और यही जेईई मेंस और नीट का लेवल रहता है, ठीक है कि नहीं, बताओ, नोट कर लेना। स्टार्ट कैसे करना है, स्लो स्टेप से, उसके बाद फास्ट स्टेप के लिए क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर उनको रिप्लेस कर देना है जो इंटरमीडिएट है। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन का रेट मतलब यहाँ पे आपको के की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, के की वैल्यू गिवन है। तो बोल रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम, ये ए नॉट की वैल्यू है, टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, ये ए टी की वैल्यू है, के की वैल्यू ए नॉट, ए टी की वैल्यू, तो टी का फॉर्मूला 2.303 अपॉन के। और कैसे लिख रहे हो आप फर्स्ट ऑर्डर का, बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो, टाइम इनवर्स, तो फिर जनरल यूनिट के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स होता है ना, log बेस 10 ए नॉट अपॉन 80, बार बार यूज होगा, याद कर लो, 2.303 और रेट कांस्टेंट कितना दिया है, 10 की पावर -2 log बेस 10, ए नॉट की वैल्यू कितनी दी है, ए नॉट की वैल्यू दी है 20, ए टी की वैल्यू दी है 5, कैंसिल होगा 4, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और 10 की पावर 2। इसको आप सॉल्व करो, बताओ कितना बन रहा है, यहाँ से सॉल्व करो और बताओ कितना बन रहा है, 2.303 इंटू 0.6020, ठीक है। तो ये आ रहा है सर 1.386, 1.386 10 की पावर 2 यानी कि 138.6 सेकेंड, 138.6 सेकेंड है क्या किसी ऑप्शन में, हाँ सर बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। नीट 2017 का क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से सॉल्व होता हुआ, ठीक। यहाँ पे आपको बताना है द करेक्ट डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है द करेक्ट डिफरेंस, बता दोगे, बता ही दो आज। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड, अ सेकेंड ऑर्डर कैन नॉट बी कैटेलाइज्ड। ऐसा हो सकता है क्या,
अगर कोई रिएक्शन कैटेलाइज हो रही है तो फिर ऑर्डर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ना जी, रेट तो Ka होता ही है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट, द रेट ऑफ सेकंड डज नॉट, ना ये भी होता है। नेक्स्ट देखो, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0, द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड रिएक्शन डज डिपेंड ऑन A0। हाँ, केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी होती हैं बच्चों जिनकी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी सबकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है कि नहीं, समझ आ रही है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। When initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a zero order reaction। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है A0 अपॉन 2K। अब अगर A0 को आप क्या कर रहे हो, डबल, A0 को आप यहाँ से क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो टी हाफ भी क्या हो जाता है, टी हाफ भी बच्चों डबल हो जाता है, टी हाफ भी क्या हो जाता है, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज डबल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, कौन सा सही एक्सप्रेशन है? तो भाई मैंने आपको लिखना बताया है, रेट होता है रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, कोफिशिएंट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे डिवाइड कर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल टू ये जो H2 है -1/3 dH2/dt इक्वल टू +1/2, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट है बच्चों, ये क्या हो रहा होगा वहाँ पे, फॉर्म हो रहा होगा, ये वहाँ पे क्या है, फॉर्म हो रहा होगा। बताओ, इसको रिलेट करके बताओ। रिलेट करके बताओ कौन सा सही बन रहा है। रेट सब आपस में इक्वल होते हैं, तो -dN2/dt 2NH3dt नहीं, 1/2 dN, हाँ ये वाला देखना जरा, डी ऑप्शन देखना आप, क्या इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, क्या डी ऑप्शन जो मैंने सर्कल करे उनका कॉम्बिनेशन है, बताओ। है सर, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट देखना, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज K, द टाइम T रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। ठीक है, रेट कांस्टेंट K है तो 99% के लिए देखना जरा, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो A0 को आप 100% लेट किया करो, और 80 यहाँ देखो कंप्लीशन ऑफ 99%, मतलब 100% था रिएक्टेंट, 99% क्या हो गया, ख़त्म, तो 1% बचा होगा, तो 80 कितना बचा होगा, 1% बचा होगा, 80 कितना बचा होगा बच्चों, 1% बचा होगा। अब इसके बाद आपको टाइम बताना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने कहा था याद कर लो, बहुत बार यूज़ होगा, log A0 की वैल्यू है 100, AT की वैल्यू 1, यानी कि ये हो गया सर log 10 की पावर 2, ये कितना हो गया, log 10 की पावर 2, ठीक है, और अपॉन के, इसको आगे सॉल्व करना, 2 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.606 अपॉन के log बेस 10। और बच्चों जो log 10 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा सर 4.606 अपॉन के, टाइम कितना लगेगा 4.606 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स लीड्स टू द चेंज इन, देखो भाई अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कोलिजन थ्योरी का कहना है कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन की वजह से होती है। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आ जाएगा। किस में इंक्रीज आ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में। क्या होती है सर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वही क्या होती है आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम यानी कि ये A0 टू 0.2 यानी कि ये 80
फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है बेटा, के की वैल्यू दी है तो 2.303 अपॉन के, और के की वैल्यू कितनी गिवन है, के की वैल्यू बताओ कितनी गिवन है यहाँ पे भाई, रेट कांस्टेंट को ही तो के कहा जाता है, तो वही है फिर 4.606 इंटू 10 की पावर -3 लॉग बेस 10, ए नॉट कितना है 2, AT कितना है 0.2, ठीक है। तो यहाँ से टाइम ये आ गया 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये क्या कर दिया आपने 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे चलो बेटा, ये क्या हो जाएगा 10 log 10 की वैल्यू 1, यानी कि 2 इंटू 10 की ना 1/2, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 0.5 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ से कितना आएगा 500, कितना टाइम लगेगा बच्चों 500 सेकेंड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, For a reaction A to B, the enthalpy of reaction is -4.2 kilojoule mole inverse. The enthalpy of activation is 9.6. The correct energy profile. तो एनर्जी प्रोफाइल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एंथैल्पी नेगेटिव दी है। अच्छा, एंथैल्पी नेगेटिव कब आएगी, जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या हो, कम हो, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा हो, पॉजिटिव वैल्यू कम हो और रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या हो ज़्यादा एनर्जी की। तो देखो कहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा है बच्चों, यहाँ बराबर है, यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा है, ये ऑप्शन देखो आप, यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है कम है, ठीक है। तो ये जो सेकंड ग्राफ ऑप्शन में दिख रहा है आपको वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ना, तो एक्सोथर्मिक में फिर एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी और एंथैल्पी चेंज होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की जो वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट देखो, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज -5 इंटू 10 टू द पावर 3, द वैल्यू ऑफ EA ऑफ द रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन का यूज़ होगा कि A टू द पावर -EA/RT। अब ग्राफ किसके बीच है, ln के, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, ln A -EA/RT, और है ना E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, E की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/T, यानी कि ये रही आपकी x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, तो यहाँ से जो स्लोप आएगा वो आएगा -EA/R, स्लोप कितना आएगा -EA/R आएगा, और स्लोप की वैल्यू कितनी गिवन है -EA/R की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है -5 इंटू 10 की पावर 3, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 5 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 की पावर 3, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.2 यानी कि 7, फिर 5 और 1 41.570 इंटू 10 की पावर 3, बट हमें किलो जूल में रिपोर्ट करना है, ये तो आया होगा जूल पर मोल में, किलो जूल में रिपोर्ट करना है ना सर, तो ये हो जाएगा 41.5 किलो जूल पर मोल, ये कितना हो जाएगा 41.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है कि नहीं बताओ। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2021 नीट एग्ज़ाम का क्वेश्चन। तो अभी तक देखा ये जा रहा है कि आर्हेनियस इक्वेशन से, मतलब उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ln K2/K1 वाला। नेक्स्ट देखो, द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। तो y और x एक्सिस क्या होनी चाहिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यही तो कह रहे हैं ये, है ना, ये कह रहे हैं कि एक्स वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए, ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो बता दो यार इन्हें, इनकी इतनी सी बात है ना, हम बता देंगे, देखना ज़रा ध्यान से। अगर ज़ीरो ऑर्डर है, अगर आपके पास रिएक्शन कैसी है ज़ीरो ऑर्डर, तो होता क्या है, रेट जो होता है बच्चों वो होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट। तो अगर वाई एक्सिस पे आप रेट प्लॉट कर रहे हो
और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, कंसंट्रेशन, तो ये कांस्टेंट ग्राफ देखने को मिलेगा। जो रेट है बच्चों वही रहेगा, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप कुछ भी ऑल्टर करते रहो। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर में बच्चों टी हाफ का फॉर्मूला देखना आप, 0.693 अपॉन के। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो अगर आप टी हाफ को प्लॉट करते हो, है ना, टी हाफ को प्लॉट करते हो कंसंट्रेशन से, तो कहीं आ ही नहीं रही एक्सप्रेशन में, ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ज़ीरो ऑर्डर है ना, अगर आपकी रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है तो वाई एक्सिस पे आप लो रेट और एक्स एक्सिस पे लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कहने का तात्पर्य है। और अगर आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप वाई एक्सिस पे लो टी हाफ और एक्स एक्सिस पे लो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम बस इतनी सी बात आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 2022 नीट एग्ज़ाम का, ठीक है। बाकी आपको भी ऑप्शन पढ़वा देता हूँ मैं, देख लेना। देखो ऑप्शंस में फिर कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन में अगर आप सही की बात करते हो ना तो आप देखो डी ऑप्शन, सी देखो, वाई पे कंसंट्रेशन, एक्स पे टाइम, नहीं वाई पे रेट एंड एक्स पे कंसंट्रेशन, हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट्स, इनिशियल concentration of A is 0.1 molar which becomes 0.001 molar after 5 minutes. Rate constant for the reaction in minute inverse is, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 0.1, हो कितनी गई 0.001, कितनी देर बाद, 5 मिनट बाद, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो अब आपको रेट कांस्टेंट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2.303, टी को और के को एक्सचेंज कर दिया, टाइम कितना लगा, 5 मिनट, बस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन मिनट इन्वर्स में ही पूछा है। किस में पूछा है, मिनट इन्वर्स में, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए सर हमें। टाइम किस में पूछा है, मिनट इन्वर्स में पूछा है, तो एज इट इज़ रख देना, log बेस 10, ए नॉट कितना है 0.1 यानी कि 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 10 की पावर -3। सॉल्व करोगे -1 + 3 + 2, 2.303 अपॉन 5 इंटू 60 log -1 + 3 + 2, इधर देखो, इधर उधर कहाँ देख रहे हो, 10 की पावर 2 आगे आएगा और log 10 तो 1 होता ही है, तो ये 2.303 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 60, इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 0.015 आ रहा है। ऐसा तो किसी ऑप्शन में बन नहीं रहा है, बताओ बन रहा है तो 60 से नहीं करना है ना, 60 से जो हम कर रहे हैं ये घपला, ये नहीं करना है, ये गलती हो रही है सर, ये गलती नहीं है सर, ये पाप है, ये गलती नहीं है सर, ये क्या है, पाप है। जब एक बार आपने कह दिया मिनट इन्वर्स में करो तो फिर आप काहे को उसको सेकंड में बदल रहे हो, ठीक है। तो मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.92 आ रहा है बेटा, है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर आ रहा है 0.9212, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक। तो इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों आज के सेशन में, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस आपसे यही कहना है मुझे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में बने रहने के लिए, और आई होप कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा अगर आप पूरा सेशन देखते हो तो इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक क्लास 12 जो कि ग्रुप 15 से लेके 18 तक के कंपाउंड्स एलिमेंट्स की स्टडी होती है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहो, बोर्ड एग्जाम्स है तो उसकी भी तैयारी करनी है ना, और 11th में तो खैर ये है ही नहीं, और ड्रॉपर बैच हो तो आपको फुली फोकस्ड इसी पे ही रहना है, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच, है ना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।